नमस्कार। और आप सभी को नए साल 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी है और हम यूपीएससी की तैयारी के लिए दिन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों का विश्लेषण लेकर हाजिर हैं। ये सीरीज का पहला भाग है। और हाँ, शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। आज की चर्चा की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को फॉलो करना न भूलें। तो आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिनकी परतें खोलना बहुत ज़रूरी है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी व्यवस्थाओं में कुछ अदृश्य लागतें यानी इनविजिबल कॉस्ट्स छिपी होती हैं। ये लागतें हम चुका तो रहे हैं, पर शायद हमें उनका अंदाजा भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हम शुरुआत करेंगे न्याय प्रणाली से, जहां हम देखेंगे कि गंभीर अपराधों में सजा के निलंबन के कानून की अदृश्य कीमत कौन चुकाता है। फिर हम अपनी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की एक ऐसी ही छिपी हुई लागत की पड़ताल करेंगे, कैसे हमारा चावल का निर्यात असल में हमारे देश के पानी का निर्यात बन गया है। और इसके साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से कुछ और अहम विषयों पर भी बात होगी। ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ विषयों पर हम पहले भी बात कर चुके हों, तो एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हाल ही के एक बड़े मामले से, जिसने एक पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली आजीवन कारावास की सजा के निलंबन पर रोक लगा दी। ये मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अदालतों को संगीन अपराधों में दोषी पाए गए व्यक्ति की सजा को कब और क्यों निलंबित करना चाहिए। सबसे पहले ये सजा का निलंबन या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है क्या? देखिए, सजा का निलंबन का सीधा मतलब है कि जब तक किसी दोषी की अपील ऊंची अदालत में पेंडिंग है, तब तक निचली अदालत से मिली सजा के अमल पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। यानी सजा रोक दी जाती है, हाँ, पर यह सिर्फ सजा पर रोक है, दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पर नहीं। मतलब व्यक्ति कानूनी तौर पर दोषी ही माना जाता है, बस उसे जेल में नहीं रहना पड़ता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 430 है, अदालतों को ये ताकत देती है। तो ये तो बहुत बड़ी शक्ति है अदालतों के हाथ में। जाहिर है ऐसे हल्के में तो नहीं इस्तेमाल किया जाता होगा। किन खास परिस्थितियों में अदालतें ये राहत देती हैं? बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये अदालत का विवेक है, दोषी का अधिकार नहीं। आमतौर पर छोटी मोटी सजाओं में ये राहत मिल जाती है। इसका तर्क ये है कि हमारी न्याय प्रणाली में अपील पर फैसला आने में सालों लग जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक फैसला आए तब तक व्यक्ति अपनी पूरी सजा ही काट चुका हो। हाँ, ये बात तो सही है। ऐसे में तो उसकी अपील का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन आजीवन कारावास जैसे गंभीर मामलों में क्या होता है? यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। आजीवन कारावास या दूसरे जघन्य अपराधों में सजा का निलंबन एक अपवाद है, नियम नहीं। इसके लिए अदालतें बहुत गहराई से जांच करती हैं। अपराध कितना गंभीर था, समाज पर उसका क्या असर पड़ा, और क्या पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि अपील में दोषी के बरी होने की कोई मजबूत संभावना है। और कोई आधार? हाँ, असाधारण मानवीय आधार भी हो सकते हैं, जैसे कोई लाइलाज बीमारी या बहुत ज्यादा उम्र। अच्छा, तो ये सिर्फ कानून की किताबों में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बार बार अपनी राय दी होगी। क्या कोई ऐसा केस है जो इस मामले को सबसे अच्छे से समझाता हो? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसके नियम कड़े किए हैं। 1999 के एक पुराने मामले में कोर्ट ने कहा था कि छोटे अपराधों में निलंबन ठीक है, पर गंभीर अपराधों में संयम बरतना चाहिए। लेकिन हाल के वर्षों में कोर्ट का रुख और भी सख्त हुआ है। 2024 के शिवानी त्यागी मामले में कोर्ट ने साफ कहा कि यौन हिंसा जैसे घिनौने अपराधों में सिर्फ यह दलील देना कि दोषी बहुत समय से जेल में है, सजा के निलंबन का आधार नहीं बन सकता। सिर्फ समय बीतना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और 2025 के छोटेलाल यादव मामले में तो कोर्ट ने कह दिया कि आजीवन कारावास में निलंबन तभी सोचें जब बरी होने की वास्तविक संभावना हो, सिर्फ कोई दूर की उम्मीद नहीं। सुनने में तो ये व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश बिल्कुल ठीक लगते हैं, है ना? फिर भी जब कोई रसूख वाला दोषी इस आधार पर बाहर आता है, तो एक डर का माहौल तो बनता ही है। असल चुनौती कहाँ पर है? चुनौती इसके अमल में है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है कानून के डर का कम होना। जब संगीन अपराधों में दोषी पाए गए लोग बाहर दिखने लगते हैं, तो आम जनता का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठता है। दूसरी अदृश्य लागत पीड़ित और गवाह चुकाते हैं। सोचिए, एक शक्तिशाली दोषी के बाहर आने से उनकी सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा होता है। सही बात है। जैसे कानूनों में है, जहां लोक सेवक की परिभाषा में चुने हुए प्रतिनिधि सीधे तौर पर नहीं आते,
जिसका फायदा प्रभावशाली अपराधी उठा सकते हैं। तो फिर संतुलन कैसे बने? एक तरफ दोषी के मानव अधिकार हैं, दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा और पीड़ित का न्याय। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? इसका समाधान कई स्तरों पर करना होगा। पहला, आजीवन कारावास के मामलों में निलंबन के लिए सबूतों का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। दूसरा, अदालतों को सिर्फ दोषी के अधिकारों को नहीं बल्कि पीड़ित की स्थिति और सुरक्षा को भी बराबर का वजन देना होगा। तीसरा, पीओएसओ जैसे कानूनों में जो भी लूप होल्स हैं उन्हें बंद करना होगा। लेकिन सबसे स्थायी समाधान है अपीलों की सुनवाई में तेजी लाना। अगर गंभीर अपराधों में अपील पर फैसला 1-2 साल में आ जाए तो लंबे समय से जेल में बंद होने वाली दलील अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। न्याय प्रणाली में भरोसे की कमी एक तरह की अदृश्य चुनौती है। चलिए अब एक और ऐसी ही अदृश्य चुनौती पर नजर डालते हैं जो हमारे खेतों और अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। एक ऐसा संकट जिसे हम हर दिन निर्यात कर रहे हैं बिना उसकी पूरी कीमत वसूले। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। वैश्विक बाजार का करीब 40% हिस्सा हमारे पास है। ये एक बड़ी सफलता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य चुका रहे हैं, जहां जमीन के नीचे का पानी मतलब भूजल खतरनाक स्तर तक नीचे जा चुका है। इसी को वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट संकट कहा जा रहा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। वर्चुअल वाटर का मतलब क्या है? सीधे शब्द में कहें तो वर्चुअल वाटर वो पानी है जो किसी भी उत्पाद को बनाने या उगाने में खर्च होता है। तो जब हम 1 किलो चावल का निर्यात करते हैं तो हम सिर्फ चावल नहीं बल्कि उसे उगाने में लगे 3000 से 4000 लीटर पानी को भी दूसरे देश भेज देते हैं। 1 मिनट, कितना? 3 से 4000 लीटर पानी। 4000 लीटर सिर्फ 1 किलो चावल के लिए? ये तो मतलब हम सिर्फ चावल नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा की नदियों और जमीन का पानी पैक करके विदेश भेज रहे हैं। बिल्कुल, यही इस संकट का सार है। और उसकी कीमत भी नहीं ले रहे। उसकी कोई कीमत नहीं। हम सालाना 24,000 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा पानी सिर्फ चावल के जरिए निर्यात कर देते हैं। ये एक अदृश्य निर्यात है जिसकी लागत हमारी जीडीपी में कहीं नहीं जुड़ती, लेकिन हमारा पर्यावरण उसे चुका रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो धान की खेती ही है जो पानी बहुत ज्यादा पीती है। दूसरा, हमारी सरकारी नीतियां जैसे धान पर ज्यादा एमएसपी देना और खेती के लिए मुफ्त या बहुत सस्ती बिजली। हाँ, मुफ्त बिजली। जी, ये नीतियां किसानों को अनजाने में भूजल का अंधाधुंध इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। जब पानी और बिजली मुफ्त हो तो किसान को उसकी असली कीमत का अंदाजा ही नहीं होता। और जमीन पर इसका असर कैसा दिख रहा है? किसानों के लिए और देश के लिए इसके क्या मायने हैं? असर बहुत गंभीर है। पंजाब और हरियाणा में भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है कि पहले जो बोरवेल 30-40 फीट पर पानी दे देते थे, अब 200 फीट से भी ज्यादा गहरे खोदने पड़ रहे हैं। इससे सिंचाई की लागत बढ़ गई है। रॉयटर्स के 2025 के एक सर्वे में भी बताया गया कि किसानों का कर्ज बढ़ने की एक बड़ी वजह है। और बारिश? अच्छे मॉनसून से भी फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, सबसे चिंता की बात यह है कि अच्छे मॉनसून के बाद भी हमारे जलभृत रिचार्ज नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम जितनी तेजी से पानी निकाल रहे हैं प्रकृति उसे उतनी तेजी से भर नहीं पा रहे हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अध्ययन बताते हैं कि इससे मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है और एक पूरा पारिस्थितिक असंतुलन पैदा हो रहा है। सरकार की नज़र में तो ये समस्या होगी। जल शक्ति अभियान और अटल भूजल योजना जैसे कई नाम सुनाई देते हैं। क्या ये कदम काफी साबित हो रहे हैं? सरकार ने कोशिशें जरूर की हैं। जल शक्ति अभियान एक मिशन मोड में काम कर रहा है। अटल भूजल योजना समुदायों को साथ लेकर भूजल प्रबंधन पर जोर देती है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है और NAQIM 2.0 के जरिए भूजल स्रोतों की वैज्ञानिक मैपिंग भी हो रही है। लेकिन ये कदम समस्या की जड़ पर चोट नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर असली समाधान कहाँ है? क्या हमें अपनी पूरी कृषि और निर्यात नीति पर दोबारा सोचने की जरूरत है? समाधान के लिए बड़े और साहसिक नीतिगत बदलाव चाहिए। सबसे पहले MSP और सरकारी खरीद की नीति को धान गेहूं से हटाकर मोटे अनाज, दालों और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों की तरफ मोड़ना होगा। दूसरा, खेती के लिए मुफ्त बिजली की नीति को तर्कसंगत बनाना होगा।
और किसानों को फसल विविधीकरण के लिए सिर्फ एक सीजन का प्रोत्साहन काफी नहीं, उन्हें 5 से 7 साल की आमदनी की गारंटी देनी होगी ताकि वे आसानी से बदलाव कर सकें। और टेक्नोलॉजी इसमें कोई मदद कर सकती है? हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट सीडेड राइज यानी DSR जैसी तकनीकें हैं जो पानी की खपत 15-20% कम कर सकती हैं। इन्हें बड़े पैमाने पर अपनाना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें अपनी व्यापार नीति को अपनी जल नीति के साथ जोड़ना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हम क्या निर्यात कर रहे हैं, अनाज या अपना कीमती और खत्म होता हुआ पानी। ये तो बड़े मुद्दे थे जिनके दूरगामी असर हैं। चलिए अब कुछ और ज़रूरी खबरों पर नज़र डालते हैं जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम हो सकती हैं। दिल्ली के प्रदूषण की बात तो हमेशा होती है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषण का लगभग 1/3 हिस्सा सेकेंडरी प्रदूषकों से है। ये सेकेंडरी क्या भला है? क्या ये प्राइमरी से कम खतरनाक होते हैं? नहीं, ये उतने ही या कभी-कभी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। देखिए, प्राइमरी प्रदूषक वो हैं जो सीधे किसी स्रोत से निकलते हैं, जैसे गाड़ी के धुएं से निकलने वाला नाइट्रोजन ऑक्साइड या पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंडरी प्रदूषक हवा में पैदा होते हैं। जब ये प्राइमरी प्रदूषक सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद दूसरे केमिकल से प्रतिक्रिया करते हैं तो ओजोन, एसिड रेन और अमोनियम सल्फेट जैसे नए प्रदूषक बनते हैं। यही सेकेंडरी प्रदूषक है। अच्छा, तो ये हवा में ही बन जाते हैं? जी। और इनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ये हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। मतलब दिल्ली के प्रदूषण के लिए सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के उद्योग और पराली भी जिम्मेदार हो सकते हैं। एक और दिलचस्प चीज सामने आई है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तैयारी आकलन रूपरेखा यानी NTRAF। नाम तो काफी भारी भरकम है। आसान शब्दों में ये क्या है? इसे आप टेक्नोलॉजी का रिपोर्ट कार्ड समझ सकती हैं। ये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल है। इसका काम है ये मापना कि कोई भी नई तकनीक लैब के आइडिया से लेकर बाजार तक पहुंचने के लिए कितनी तैयार है। इसके लिए 1 से 9 तक का एक स्केल बनाया गया है जिसे टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल यानी TRL कहते हैं। TRL 1 से 9 तक? हाँ, लेवल 1 मतलब सिर्फ एक आइडिया है कागज पर, और लेवल 9 मतलब टेक्नोलॉजी पूरी तरह तैयार है, जैसे बाजार में बिक रहा कोई स्मार्टफोन। इससे सरकार को ये फैसला लेने में मदद मिलेगी कि किस रिसर्च पर पैसा लगाया जाए ताकि अच्छी तकनीकें बीच में ही दम ना तोड़ दें। आजकल तांबे यानी कॉपर की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और ये हमारे लिए चिंता की बात क्यों है? तांबे की मांग अचानक इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी डेटा सेंटर हों, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों या सोलर पैनल जैसी स्वच्छ ऊर्जा टेक्नोलॉजी, हर जगह कॉपर चाहिए। कीमतें $12,000 प्रति टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि हम इसे एक क्रिटिकल मिनरल मानते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत का 90% से भी ज़्यादा आयात करते हैं। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी विकास के लिए एक रणनीतिक कमजोरी है। और आखिर में मैपिंग के लिए एक जरूरी जगह बिहार का कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये क्यों चर्चा में है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार सरकार ने इसे राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जो कैमूर और रोहतास जिलों में फैला है। अब ये प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के पास जाएगा। अगर ये मंजूर हो जाता है तो ये पूर्वी भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गलियारा बन जाएगा। तो आज हमने न्याय, पर्यावरण और विज्ञान से जुड़ी कई अदृश्य परतों को खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे हमारी नीतियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और कैसे एक क्षेत्र की सफलता दूसरे क्षेत्र के लिए एक अनपेक्षित संकट खड़ा कर सकती है। बिल्कुल। और आज की चर्चा एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हमने देखा कि चावल का निर्यात असल में पानी का निर्यात है, जिसकी हम कोई कीमत नहीं आंकते। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आर्थिक नीतियां किन अदृश्य लागतों पर टिकी हैं। क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि हम अपनी GDP की गणना करते समय प्राकृतिक पूंजी के क्षरण यानी हमारे जल, जंगल और खनिजों की कमी को भी अपनी बैलेंस शीट में एक घाटे के तौर पर शामिल करें? विकास की असली कीमत क्या है? इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल इसके दूसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।